हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलम चौहान और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सुनने आम लोगों की ज़िंदगियों से कुछ खास कहानियां। आज हम मेरी कहानी हनीमून का तीसरा और आखिरी भाग सुनने जा रहे हैं। अभी तक की कहानी में हमने सुना किस तरह 2 हफ्तों का वो हनीमून रजत और नेहा 2 दिन में ही मनाकर लौट आए और घर लौटते ही रजत दिन रात अपने ऑफिस के काम में लगने लगे। वो शादी का वो पहला महीना ऐसी शांति से बीता मानो किसी के पास कुछ कहने को था ही नहीं। रजत और नेहा में बातचीत होती ही नहीं थी और शायद इसी कारण नेहा की सासू माँ उनसे नाराज रहने लगी थी। उस दिन रजत के माता पिता गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। माँ की मदद करने के लिए नेहा किचन में चाय बना रही थी और अपने ही ख्यालों में कहीं खोई थी। जब मम्मी जी किचन में घुसी तो देखा बहू वहीं खड़ी है और सारी चाय केतली से बाहर निकलकर गैस और सिलप पर बह रही है। वो नेहा से नाराज तो पहले ही थी, बस आज शायद उस गुस्से को इजहार करने का मौका मिल गया था। माँ चिल्लाते हुए नेहा से बोली, माँ बाप ने कुछ काम भी करने सिखाया है या सिर्फ नखरे ही करने आते हैं? माँ की बात सुनकर नेहा जैसे ही गैस बंद करने चली, माँ ने उन्हें साइड हटाते हुए कहा, तुम जाओ यहाँ से, हम खुद ही कर लेंगे। माँ की बात मानकर नेहा चुपचाप कमरे में चली गई। शायद चाय गिरने की प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब घर में घुसते ही रजत ने अपनी माँ को रोते हुए देखा। असल में उनकी माँ के आंसुओं के कारण तो बेटे का दुख था, जो वो कुछ भी कर कर दूर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बेटा कुछ कहता नहीं था और सासू माँ बहू से क्या कहती। पर कोई भी बेटा अपनी माँ की आंखों में आंसू देखना पसंद नहीं करता। उन्होंने अपनी माँ से कई बार पूछा कि वो क्यों रो रही थी, पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। नेहा से तो उन्हें कभी चुप्पी के अलावा कोई जवाब मिला ही नहीं था, पर उन्होंने फिर भी कोशिश की और हमेशा की तरह नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन जब रजत अपने माता पिता को रेलवे स्टेशन छोड़ने गए तो वो देर रात तक घर नहीं लौटे, और जब वो घर लौटे तो वो बेहद नशे में थे। नशे की हालत में धुत रजत को नेहा पर प्यार कम और गुस्सा बहुत ज़्यादा था। वो सुबह की बात को लेकर नेहा से झगड़ा करने लगे। बिना बात झगड़ा करने के कारण नेहा उनसे नाराज़ हो गई और चुपचाप जाकर सोने लगी। पर रजत का गुस्सा अब ठहरने वाला नहीं था। वो कमरे में गए और लाइट जलाते हुए ज़बरदस्ती नेहा को उठा दिया और बहुत ही सीरियस आवाज़ में उनसे कहा, आपसे ज़्यादा बदसूरत इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। आज आपकी वजह से मेरी माँ को मैंने रोते हुए घर से बाहर निकलते देखा है। मैंने इस दिन के लिए शादी नहीं की थी। अगर इस रिश्ते के प्रति आपका यही एटीट्यूड रहने वाला है तो मेरे दिल में और इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं। आप अपना सामान उठाएं और यहाँ से निकल लें। इतनी बड़ी बात कहने पर भी जब उन्हें नेहा से कोई जवाब नहीं मिला तो आखिर रजत हार मानकर सो गए। अगली सुबह जब रजत उठे तो नेहा कमरे में थी ही नहीं। रात की बात याद कर कर वो घबरा गए, कहीं नेहा ने उनकी बात को सीरियस तो नहीं ले लिया। उन्होंने तुरंत नेहा को फ़ोन मिलाया। नेहा का फ़ोन बिस्तर के एक कोने पर ही बजा। जैसे ही रजत वो फ़ोन देखने गए उनकी नज़र बगल में रखे तकिए पर पड़ी। वो तकिया नेहा के आंसुओं से भीगा पड़ा था। अगर रजत ने कभी ध्यान दिया होता तो उन्हें हर रात वो तकिया भीगा ही मिलता। नेहा को ढूंढने के लिए रजत घर के कपड़ों में ही घर से बाहर निकल गए। घर से थोड़ी ही दूर स्थित एक पुराने से रेलवे स्टेशन पर नेहा उन्हें बारिश में भीगती अकेले एक बेंच पर बैठी नजर आई। नेहा की इस बच्चों वाली हरकत पर रजत को बहुत गुस्सा आया था, पर इससे पहले कि वो जाकर अपना गुस्सा इजहार करते, उनकी नज़र बारिश की बूंदों के बीच नेहा की आंखों से निकलते आंसुओं पर पड़ी और वो अपना सारा गुस्सा भूल गए। जैसे ही वो नेहा के करीब पहुंचे तो नेहा फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगी। यूं मानिए जैसे सालों से कोई दर्द अपने दिल में दबाए बैठी हो। उस दिन नेहा को, इससे पहले रजत ने नेहा को सख्त और घमंडी ज़रूर देखा था, पर इतना मजबूर कभी नहीं। उस दिन बारिश में उन्हें इस तरह रोते हुए देखकर रजत समझ गए कि बात कुछ और थी। शायद कोई ऐसी बात थी जिसे नेहा अपने दिल में दबाए बैठी थी। रजत ने नेहा को चुप कराते हुए घर चलने को कहा, पर नेहा अपने घर जाना चाहती थी। रजत उन्हें पहले अपने घर ले गए और फिर तैयार होकर दोनों नेहा के घर की तरफ चल दिए। उस दिन जब रजत नेहा के घर पहुंचे तो उन्होंने हॉल में टंगी उन पेंटिंग्स को गौर से देखा। इन पेंटिंग्स को रजत पहले भी देख चुके थे जब वो नेहा को पहली बार देखने आए थे, पर शायद उस दिन नेहा से मिलने की बेताबी उनमें कुछ ज़्यादा थी। आज उन नेहा द्वारा बनाई गई उन पेंटिंग्स को गौर करने पर रजत ने देखा
उन पेंटिंग्स में काले और सफ़ेद रंग के अलावा कोई रंग था ही नहीं। हर पेंटिंग ऐसी थी मानो आपसे कुछ कहना चाहती हो, पर क्या। उस रात बिस्तर में अकेले लेटे रजत देर रात तक उस भीगे तकिए, बारिश में रोती नेहा और उनकी वो काली सफ़ेद पेंटिंग्स को याद करते रहे। उन्हें जैसे नींद ही नहीं आ रही थी। हार मानकर उन्होंने नेहा को एक मैसेज किया। डियर नेहा, मैं नहीं जानता कि आप किस बात से परेशान हैं, पर अगर मेरी किसी बात ने आपका दिल दुखाया है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। उन्हें नेहा से रिप्लाई की तो उम्मीद थी ही नहीं, पर उस दिन नेहा का रिप्लाई आया। डियर रजत, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। आपके साथ कुछ दिन बिताकर ही मैं जान गई थी कि आप बेहद ही अच्छे इंसान हैं। शायद आपकी गलती सिर्फ इतनी है कि आप एक ऐसी लड़की से प्यार की उम्मीद कर रहे हैं जो कई सालों से खुद से ही प्यार नहीं कर पाई। जो इंसान खुद से ही प्यार न कर पाए वो किसी और को कैसे चाहेगा। नेहा के उस रिप्लाई को न जाने रजत ने कितने बार पढ़ा। ऐसी क्या वजह हो सकती थी किसी भी इंसान के पास खुद से इतना ज़्यादा नाराज़ होने की। आंसुओं से भीगा वो तकिया, वो काली और सफ़ेद पेंटिंग्स और नेहा का बारिश में वो रोता चेहरा रजत अपने दिमाग से ही नहीं निकाल पा रहे थे। उन्होंने ठान लिया था वो किसी भी हालत में नेहा की इस चुप्पी को तोड़ देंगे। नेहा को छोड़ के आने के 2 दिन बाद नेहा के घर में उनके नाम पर एक कुरियर आया। जैसे ही नेहा वो कुरियर लेने गई उन्हें रजत का एक मैसेज मिला। डियर नेहा, आपकी मम्मी कहती हैं कि आपको पेंटिंग करने का बहुत शौक है। ये बोर्ड मेरी तरफ से है। पूरा दिन रजत नेहा के रिप्लाई का इंतज़ार करते रहे, पर नेहा की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। आखिर रात में जब वो सोने लगे तो नेहा ने उन्हें एक मैसेज भेजा। उसमें उनकी बनाई एक पेंटिंग थी। पेंटिंग वैसी नहीं थी जिसकी रजत उम्मीद कर रहे थे, पर उन्हें खुशी थी कि कम से कम नेहा ने अपनी पेंटिंग उनके साथ शेयर की। उस दिन के बाद से रजत हर दिन जब सुबह जाते तो नेहा को एक गुड मॉर्निंग मैसेज भेज जाते थे और हर रात नेहा उन्हें अपनी बनाई एक पेंटिंग भेजती। धीरे धीरे इस जोड़े में नॉर्मल सी बातें होने लगी थी। बातें बड़ी नॉर्मल थी, पर रजत को इस बात की खुशी थी कि आज नेहा से फिजिकली दूर होते हुए भी शायद वो उनके थोड़े से करीब होने का एहसास कर पा रहे थे। उन्हें यकीन था ये बदला सा एहसास जो अपने दिल में महसूस कर पा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ असर तो नेहा पर भी ज़रूर हो रहा होगा। और उनके ये सोचना बिल्कुल सच था। बहुत जल्द उन्हें इसका इस कन्फर्मेशन मिला। उस दिन जल्दीबाजी में रजत नेहा को मैसेज करना ही भूल गए। ऑफिस में जाकर जब दोपहर में वो थोड़े फ्री हुए तो उन्होंने नेहा को मैसेज किया। तुरंत नेहा का रिप्लाई आया। आप सुबह से कहाँ थे? आपकी तबीयत तो ठीक है? इंतज़ार और परवाह। जब आप बेवजह किसी की बातों का इंतज़ार और परवाह करने लगे तो समझिए कि आप इश्क के पहले पड़ाव पर खड़े थे। कहीं नेहा भी रजत के लिए कुछ महसूस तो नहीं करने लगी थी। नेहा का वो मैसेज पढ़कर रजत इतने खुश हुए कि मैं आपको बता नहीं सकती। शायद उन्हें इसी पल का इंतज़ार था। उस रात रजत ने नेहा को एक मैसेज भेजा। डियर नेहा, किस्मत हमेशा दो लोगों को एक कारण से ही मिलाती है। शायद आपको और मुझे किस्मत ने इसलिए मिलाया है कि अपने दिल का दर्द आप मुझसे बांट सकें। हमारे बीच हुई कोई भी बातचीत हमेशा आपके और मेरे बीच ही रहेगी। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। नेहा के जवाब के इंतज़ार में रजत ने एक हफ्ता बिताया, पर नेहा की तरफ से ना कोई रिप्लाई आया, ना कोई मैसेज और ना ही कोई पेंटिंग। उन्हें लगने लगा था कहीं उन्होंने नेहा को नाराज़ तो नहीं कर दिया। पर एक हफ्ते बाद नेहा का रिप्लाई रजत को एक ईमेल के रूप में आया। वो ईमेल कुछ इस तरह था। डियर रजत, उन दिनों मैं सिर्फ 12 साल की थी, बेहद ही खूबसूरत। मेरी मम्मी कहा करती थी कि अब तुम बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो, जिसका मतलब मैं कभी समझ नहीं पाती थी। उस साल मैं अपनी मम्मी के साथ मामा के यहाँ छुट्टियाँ मनाने गई हुई थी। एक दिन गांव के मंदिर में जागरण था। घर के सभी लोग उस जागरण में जा रहे थे, पर मैं एक पिक्चर देखने की जिद में घर में ही रह गई। उस रात मामा देर रात शराब पीकर घर आए थे। वो कमरे में घुसकर मेरे बेहद करीब बैठ गए। उनके मुझे छूने से मुझे अजीब सा डर महसूस हुआ, पर शायद कुछ भी समझने के लिए मैं बहुत छोटी थी। वो अपना हाथ लेकर मेरी पीठ पर सहलाने लगे और मुझे मेरे बेहद करीब आते हुए बोले, नेहा तुम बहुत खूबसूरत हो। उस रात शायद मैं समझ गई कि जब मम्मी मुझे कहती थी अब तुम बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो, उसका मतलब क्या था। मैं पूरी रात रोती रही।
अगली सुबह जब मम्मी घर आई तो हम अपना सामान बांधकर वहाँ से चले आए और उसके बाद कभी मामा के घर नहीं गए। मम्मी कहती थी कि वक्त के साथ तुम सब भूल जाओगी, बस ये किसी को बताना मत। मैं वहाँ से चली तो आई थी, पर हर दिन खुद से घिन आती थी। जब आईने में खुद को देखती थी तो इतना गुस्सा आता था मानो आईना ही तोड़ दूँ। उस एक रात ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी थी। क्लास में अपनी उम्र के बच्चों के साथ बैठे मुझे अचानक से उनसे बड़ा महसूस होने लगा था। जब भी कोई सहेली कहती कि वो देख तुझे वो लड़का देख रहा है, तो खुशी कम और डर ज़्यादा लगता था। उस साल मैं अपने एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गई। उस एक क्लास में मैं लगातार 3 साल फेल होती रही। स्कूल वालों ने स्कूल से निकाल दिया। मोहल्ले वाले कहते थे लड़की पागल है। मम्मी ने घर से बाहर निकलना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। पापा मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, शायद उन्हें भी मुझसे शर्म आती थी। मैंने अपने आगे की पूरी पढ़ाई डिस्टेंस एजुकेशन से ही की। 16 साल की उम्र से लेकर आपसे शादी करने तक मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी उस कमरे में अकेले ही काटी है। कमरे में अकेले बैठे बैठे कहीं मैं पागल ना हो जाऊं, इसलिए पापा कभी पेंटिंग बोर्ड और कलर ला दिया करते थे। उस कमरे में मैंने अपना पूरा वक्त उन काले और सफ़ेद रंगों के बीच ही काटा है। अंडमान्स मैंने सिर्फ एक शब्द की तरह किसी किताब में पढ़ा था। कमरे में अकेले रहते रहते कि कभी किसी से बात करने की आदत बनी ही नहीं। वो खूबसूरती जिसके कारण आप मुझे इतना घमंडी समझते हैं, उस खूबसूरती की मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। नेहा। नेहा के वो शब्द उनके सालों का दर्द बयां करते थे। उस ईमेल को पढ़ते हुए रजत उन आंसुओं को महसूस कर पाए जो उन शब्दों को लिखते हुए नेहा ने बहाए थे। उस दिन रात के 2 बज रहे थे, तभी रजत ने नेहा को फ़ोन किया। नेहा के हेलो कहते ही रजत बोले, नेहा मैं आपको बेहद चाहता हूँ। मैं आपसे किसी ऐसे रिश्ते की कभी उम्मीद नहीं करूँगा जिसमें आपकी मर्ज़ी ना हो। आप तैयार हो जाइए, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। सुबह 5 बजे तक रजत नेहा को लेकर अपने घर वापस आ चुके थे। घर में अब इन दोनों के अलावा कोई था ही नहीं। उन दिनों अकेले नेहा के साथ वक्त बिताते हुए रजत ने जाना कि पेंटिंग करने के साथ साथ नेहा को बारिश और किताबें बहुत पसंद थी। जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, धीरे धीरे नेहा की वो काली सफ़ेद पेंटिंग्स में थोड़े से रंग नज़र आने लगे थे। शायद वो बेवजह किसी की परवाह करना, किसी के ख्यालों में इतना खोना कि खुद का होश ही न रहे, छुपी निगाहों से उनके जिस्म को निहारना, ये जानना कि धड़कनें ज़ुबान से भी ज़्यादा शोर मचाएंगी, फिर भी उनके बेहद करीब जाने को तड़पना। इश्क के वो एहसास जो आज तक सिर्फ रजत के दिल में थे, शायद वो एहसास नेहा के दिल में भी दस्तक देने लगे थे। बस इतनी ही थी रजत, नेहा और उनके हनीमून की एक कहानी। हनीमून की एक कहानी उस चीज़ को सच बताती है, ट्रुथ इज़ ऑलवेज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। पर शायद ये भी कहती है, जब किसी को किसी का प्यार, साथ और विश्वास मिले तो ज़िंदगी का हर दर्द कम किया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर।